Hello everyone, welcome back to the channel. So in this video, we are going to discuss your chapter number 9, problem of excess demand and deficit demand. And with this chapter, we are going to complete our unit number 3 of aggregate demand and aggregate supply. So guys, अब मैं आपको लास्ट चैप्टर करा रहा हूँ मैंने कल शॉर्ट्स भी डाली थी, उसमें बता दिया था कि अभी मैं थोड़े टाइम के लिए जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है आपका रोक रहा हूँ और मैथ्स का सिलेबस चलाने का सोच रहा हूँ। बिकॉज मैं इकोनॉमिक्स का इतना करा चुका हूँ कि आपका जो मिड टर्म होता है, हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं, वहाँ तक के लिए सफिशिएंट है, इतने से ज़्यादा सिलेबस आपका नहीं आता। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल स्टॉप कर दूंगा, थोड़े टाइम के बाद मैं फिर से डालना शुरू कर दूंगा इकोनॉमिक्स के लिए। बट मुझे थोड़ा बहुत मैथ्स का भी कराना है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा स्टॉप कर रहा हूँ अभी के लिए। So we are moving to chapter number 9, problem of excess demand and deficit demand. With this, we are going to complete unit number 3 and then we will start unit number 4, which is government budget and the economy. फिर हमारी एक लास्ट यूनिट रह जाएगी बैलेंस ऑफ पेमेंट, विच इज़ यूनिट नंबर 5, जिसके अंदर दो चैप्टर आते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। बहुत ही इजी सा चैप्टर है और ये जो यूनिट, ये जो लास्ट चैप्टर है आपका, वो छोटू सा चैप्टर है, फटाफट हो जाएगा। देखो, सबसे पहले हमने इसमें दो ही कंडीशन पढ़नी है। एक तो एक्सेस डिमांड क्या होती है और दूसरी डेफिसिट डिमांड क्या होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसमें से, कुछ भी घुमा फिरा के आपसे नहीं पूछेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि पूरा शेड्यूल डायग्राम, रीजंस, मतलब इसमें क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द मीनिंग, रीजंस एंड इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड या फिर डेफिसिट डिमांड, मतलब इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो समझो अब एक्सेस डिमांड क्या होती है। इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन एडी इज मोर देन एएस कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी। ये एक ऐसी सिचुएशन है जब हमारी इकोनॉमी के अंदर जो एग्रीगेट डिमांड है वो ज़्यादा होती है एग्रीगेट सप्लाई से। इस कंडीशन को मैंने एक्सप्लेन भी करा था लास्ट वीडियो में कि जब डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। खुद सोचो कि लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, अब प्रोड्यूसर क्या करेगा? लोग अगर ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रोडक्ट को बनाएगा। ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होएगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होएगी तो आउटपुट जनरेट होएगा, आउटपुट जनरेट होएगा तो इनकम जनरेट होएगी, और इनकम जनरेट होएगा तो वो जो हमारी डिमांड थी इतनी हाइपर थी, सप्लाई ये थी, तो जब प्रोड्यूसर भी अपनी मेहनत पूरी कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट से आउटपुट बढ़ रहा है, आउटपुट से हमारी इनकम बढ़ रही है, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो एक लेवल आ जाएगा जहाँ पर इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, वो चीज़ थी, उसके लिए अप्रोच के लिए हमें इक्वल लाना था। जैसे मैं समझा रहा हूँ कि एग्रीगेट डिमांड जो है, जब एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होती है तो होता क्या है, ये मैंने एक्सप्लेन करा, इसमें लिखना नहीं है आपने ये सब। अब इसका शेड्यूल देखो। ये आपने लिया, ग्राफ बनाया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये आपका ओरिजिन। क्या करा मैंने, देखो ये तो मैंने बनाया पहले ए एस का, ए एस जो इनकम की इक्वल विच इज़ 45 डिग्री स्लोप, 45, इसको क्या हो गया, 45 डिग्री स्लोप। ठीक है, ये 45 हो गया। थोड़ा सा ये पता नहीं इसमें क्या हो रहा है। सो 45 डिग्री हो गया। अब ये मैंने ए एस का निकाला, ये ए डी का निकाल दिया। अब करा क्या मैंने, देखो देखो, यहाँ पर है ए एस का, यहाँ पर है आपका ए डी का। अब डिमांड ज़्यादा है तो मैंने डिमांड को यहाँ का यहाँ पर एक ग्राफ बना दिया। ठीक है, यहाँ देखो मार्क कर रहा हूँ मैं, यहाँ से मैं बनाता गया। जिस पॉइंट पे यहाँ कट करा ना, ये पॉइंट जो नया कट होके आया, नई वाली ए डी वन जो मैंने दिया नाम, तो ये जो हमारा पहले कट के आया था ए डी और ए एस जो ओरिजिनल बनाया था, दैट इज़ द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। वो हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे था। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जब सारे हमारे रिसोर्सेज के, जो भी हमारी इकोनॉमी में रिसोर्सेज है, वो फुली यूटिलाइज हो रहे हो, कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट ना हो, जो लोग काम करना चाहते हैं वो काम भी कर रहे हैं, जो भी इनको वेज रेट मिल रही है उस पे, तो वो हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हो जाता है। ठीक है, तो हमने ऊपर करा। अब जो हमारा नया पॉइंट आया, ये वाला, अब यहाँ से हमने एक और पॉइंट बना दिया, देखो नीचे की तरफ, ये पॉइंट एन, ये पहले पॉइंट क्यू था। जो ये बीच में गैप आया इसका, इसको क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशनरी गैप। ये हमारा क्या है, इन्फ्लेशनरी गैप है। दैट्स इट, समझ आया शेड्यूल। अब देखो है क्या ये, इट गिव अस राइज टू इन्फ्लेशनरी गैप। इससे क्या हुआ, इन्फ्लेशन में राइज हुआ। इट रेफर्स टू द गैप बाय विच एक्चुअल एडी एक्सीड देन द एडी रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। वो कहता है ये कौन सा गैप है, ये वो गैप है जिससे जो हमारा एक्चुअल एडी था, एग्रीगेट डिमांड था, वो बढ़ गया, जो हमें मतलब फुल इक्विलिब्रियम लेवल लाने के लिए ज़रूरी था। क्या क्या रीजंस हैं, एक बार मैं रीजंस देख लो। आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा इन रीजंस को याद करने की।
ताकि आपको इतने सारे रीजंस दिमाग में रहे ना रहे, तो एक वो हो जाएगा। सिर्फ अभी देख लो, आगे नेक्स्ट वाले में बताऊंगा। राइज इन द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, reduction in taxes, increase in government expenditure, fall in imports, rise in import direct deficit financing। तो क्या क्या रीजन से, क्या क्या रीजन हो सकते हैं जब हमारी डिमांड ज़्यादा है। देखो इससे क्या होगा, हमारी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में राइज आएगा। दूसरी चीज़ टैक्सेस में रिड्यूस आएगा। तीसरी, गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करेगी, खर्चा ज़्यादा करेगी गवर्नमेंट। हमारा जो है इम्पोर्ट्स गिरेंगे, एक्सपोर्ट्स में राइज आएगा और डेफिसिट फाइनेंसिंग होगी। अब क्या क्या इम्पैक्ट आएगा एक्सेस डिमांड का? आउटपुट में तो कोई चेंज नहीं आएगा, क्लियर सी बात है। देखो आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा, एक्सेस डिमांड होगी तो। एम्प्लॉयमेंट में भी कोई चेंज नहीं आएगा, डिमांड ज़्यादा होगी तो। प्राइस, प्राइस में क्या होगा? अब इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट हो रहा है तो क्लियर सी बात है, प्राइस बढ़ेगा। अब आता है हमारा डेफिसिट डिमांड। डेफिसिट डिमांड क्या होता है? इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन एडी इज लेस देन एएस कॉरस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी। जब हमारा एडी जब हमारा एडी क्या होता है? लेस होता है एएस से। ये हमारा एडी हो गया, ये हमारा एएस हो गया। जब हमारा एडी जो है एएस से लेस होता है, कॉरस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी। ठीक है, इसका शेड्यूल समझो। ये हमारा है ग्राफ, ये एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस। ये हमारा हो गया ए डी का, और ये हो गया हमारा ए एस का ग्राफ। ठीक है, मैं हल्का हल्का मार्क कर रहा हूँ। ए डी हो गया, ये जो पॉइंट आया नया, ये वाला, ये तो ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, मतलब सॉरी, जहाँ पर ए डी इक्वल टू ए एस होते हैं, तो आपको पता ही है। अब ए डी कम है तो मैंने इसको नीचे की तरफ रख दिया, यहाँ पर पॉइंट रख दिया नया। तो जो भी ये निकल के आया, ये फॉर एग्जाम्पल ये लाइन आई, थोड़ी सी टेढ़ी बन गई है। एक बार हटाता हूँ इसको, देखो मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपको। जो ये पॉइंट आया, देखो मैंने यहाँ पर नया वो रखा। अब जो नया पॉइंट आया, ये जो लाइन गई सीधी सीधी, ये ऐसे, यहाँ से एक नया पॉइंट आया, ये वाला पॉइंट आ गया। तो जो ये बीच में गैप आया ना, ये क्या है? डिफ्लेशनरी गैप है। दिस इज डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है, ये आपको पता है कि इनकम आउट एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर होता है, एडीएस यहाँ पर। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, हमारा एक्सेस से होता है इन्फ्लेशनरी गैप, और डेफिसिट से होता है हमारा डिफ्लेशनरी गैप। देखो क्या है ये, इट गिव राइस इट गिव राइस टू द डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप क्रिएट हुआ। इट इज द गैप बाय विच एक्चुअल एडी फॉल्स और शॉर्ट ऑफ एडी रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। उसमें वही चीज़ बोली, उसमें क्या था? इन्फ्लेशनरी, इसमें डिफ्लेशनरी। अब जो हमारा एक्चुअल एडी था, जब हमने उससे कम करा, इससे क्या क्रिएट हुआ? हमारा डिफ्लेशनरी गैप क्रिएट हुआ। रीजंस क्या थे? पढ़ लो, फिर ट्रिक बता रहा हूँ। डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इंक्रीज इन टैक्सेस, डिक्रीज इन decrease in government expenditure, rise in imports, fall in investment expenditure, fall in exports। आप ये प्रोपेंसिटी वाला भूल जाओ। ठीक है, रीजन आपको जितने बाकी बता रहे हो वो भी काफ़ी है। ठीक है, अब देखो, इंक्रीज इन टैक्सेस, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, राइज इन इम्पोर्ट्स, फॉल इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो ये देखो आपको कैसे याद रखना है, टी एम, और आपका है जी आई एक्स, जी आई और एक्स। आपको बस ये वाली चीज़ याद रखनी है। देखो देखो, टी से क्या है? टी से हो गया हमारा टैक्स। एम से हो गया, एम से तो आपको पता ही है, एम से क्या होता है? एम से होता है आपका इम्पोर्ट्स। जी से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, आई से इन्वेस्टमेंट, एक्स से हमारा एक्सपोर्ट। तो जो टी और एम है, यानी टैक्सेस और आपका इम्पोर्ट्स है, वो तो खाली इंक्रीज करेंगे। ठीक है, टैक्सेस एंड इम्पोर्ट्स क्या करेंगे? इंक्रीज। टैक्सेस और आपके इम्पोर्ट्स क्या करेंगे? इंक्रीज। और बाकी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट्स करेंगे डिक्रीज, किसमें? डेफिसिट में। ये चीज़ याद होगी। ये टी एम जी आई एक्स को याद कर लो, या फिर आपको एक बेसिक सा याद रखना है कि टैक्सेस एंड इम्पोर्ट्स। ठीक है, टैक्सेस एंड इम्पोर्ट्स इंक्रीज करेंगे, बाकी जो सब कुछ है वो डिक्रीज करेगा। टैक्सेस एंड इम्पोर्ट्स इंक्रीज करेंगे,
और बाकी सारा डिक्रीज करेगा। ठीक है, गवर्नमेंट डिक्रीज, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज और अ, आपका एक्सपोर्ट डिक्रीज। ठीक है, इन दोनों में राइज, इस सब में फॉल। और अगर हम उसकी बात करें एक्सेस डिमांड में, इसका उल्टा, टैक्सेस और वो डिक्रीज और GIX यानी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट्स इंक्रीज। ठीक है, ये ट्रिक है बस, कि अगर ये याद कर लेते हो तो उल्टा सीधा करना है दोनों में। ठीक है, क्या इम्पैक्ट आएगा? आउटपुट में चेंज होएगा। अगर हमारा डिफ्लेशनरी ग्राफ क्रिएट हो रहा है तो आउटपुट में वो होगा। एम्प्लॉयमेंट में क्या चेंज होएगा? क्या होएगी? अनएम्प्लॉयमेंट होगी, एम्प्लॉयमेंट हमारी डिक्रीज हो जाएगी। प्राइस, अब डिफ्लेशन है तो प्राइस भी कम होएगा। ठीक है, तो दिस वाज इट। समझ आ गया होगा आपको चैप्टर। बस यही था आपका ये चैप्टर, प्रॉब्लम्स ऑफ डेफिसिट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। आई होप आपको समझ आ गया होगा, एंड with this we have completed your full unit, and I will meet you in the next video. Thank you for watching, and if you like, share, subscribe, and press the bell icon for more updates, and don't forget to like the video. You can follow me in other social media accounts. All the links are given in the description box.